है। यह मुल्क बर्दाश्त बहुत दिन तक नहीं करता है। जब देश का जवान जग जाएगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार सब कुछ ठेके के हवाले कर देना चाहती है। ये ठेकेदारों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये अलोकतांत्रिक सरकार है। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, अब नो रैंक नो पेंशन कहता है। हम भविष्य उनको सजा रहे हैं। कौन सी के भविष्य? पिछले 2 साल से आपने कोई बहाली नहीं किया, कोरोना का बहाना बनाया। लाखों लोगों की भीड़ आप जुटा रहे थे रैलियों में, उस समय कोरोना नहीं था, लेकिन सेना में भर्ती के लिए आपने कोरोना का बहाना बनाया। और एक आर्मी को, एक नेवी को, एक एयरफोर्स को महज 21,000 रुपया में काम करना पड़ेगा। वामपंथी सड़क पर उतरा है और सबसे ज्यादा शहादत वामपंथी कार्यकर्ता दिया है। आपने पहले मुसलमानों को टारगेट किया, तब किसानों को टारगेट किया और अब जवानों को आप टारगेट कर रहे हैं। जो नौजवान 4 साल ट्रेनिंग लेगा और बाद में उसको बेरोजगारी झेलना पड़ेगा, वह नौजवान अपराध के रास्ते आगे बढ़ेगा। देश टूटेगा, समाज टूटेगा और देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर खतरा पैदा होगा। देश में किसानों पर आरोप लगता है कि उनके द्वारा देश को जलाया जा रहा है। कभी आरोप छात्रों पर लगता है कि उनके द्वारा देश को जलाया जा रहा है। और खास करके वामपंथियों पर जो है विशेष आरोप लगता हमेशा से आया है कि उनके द्वारा देश को जलाया जा रहा है। और अभी हमारे साथ सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जिस तरह से अग्निपथ के बाद जो देश में बवाल हुआ है, खास तौर पर बिहार में, बिहार के साथ पटना में और मधेपुरा में भी लगातार बवाल होता रहा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से मधेपुरा सहित बिहार के कोने कोने में और देश के कोने कोने में लगातार छात्र सड़क पर उतरकर अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, अग्निपथ योजना जो है यह देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने के समान है। यह एक स्कीम नहीं है, यह एक स्कैन है। आज जिस षड्यंत्र के साथ, जिस साजिश के साथ ये अग्निपथ योजना लाया गया है, देश के नौजवानों को और देश के सुरक्षा और संप्रभुता को बर्बाद करने की एक साजिश है। आप समझ सकते हैं कि मात्र 4 साल के लिए आर्मी में नौकरी, ये क्या है? जहां 15 साल और 17 साल की नौकरी मिलती थी, वहां 4 साल की नौकरी। आप 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल और अब 23 साल के उम्र में नौजवानों को अग्निवीर बनाएंगे और 4 साल के बाद उनकी छुट्टी कर देंगे। यानी बच्चा जन्म लिया और फिर उसकी मरने की तुरंत गारंटी हो जाएगी। ये कहते हैं कि हम 11 लाख रुपया पहले दे रहे हैं वेतन के रूप में और फिर 11 लाख से ज्यादा हम उनको रिटायरमेंट पर दे रहे हैं। 22 लाख रुपया एक बेरोजगार नौजवानों को होगा। ये हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं। ये जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और इनके तमाम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और डरा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तीनों सेना के सेना अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी नौजवानों को डरा रहे हैं इस स्थिति में, जिससे कि नौजवान आंदोलन पर नहीं उतारू हो। आपने कहा कि देश जलाने का आरोप वामपंथी पर लगता रहा है। हम देश को जलाते नहीं हैं, हम देश को बचाते हैं। हम देश को बचाया जब किसानों के ऊपर हमले हुए, जब 3 कृषि कानून लाया गया, जब सीए लाया गया, मुसलमानों पर हमला हुआ, जब छात्रों के ऊपर हमला होता है, नई शिक्षा नीति लाई जाती है, तब सबसे पहले लाल झंडा आगे आता है, हजारों लाखों लोगों को गोलबंद करता है। हमने कुर्बानियां दिया है। दावे के साथ कह सकता हूं कि आज देश के अंदर जो कोई मुसीबत आया हो, आम लोगों पर जब कभी कोई समस्या उत्पन्न हुआ हो, तो सबसे ज्यादा उस सवालों को, उन समस्याओं को लेकर वामपंथी सड़क पर उतरा है और सबसे ज्यादा शहादत वामपंथी कार्यकर्ता दिया है। आज लाखों करोड़ों भूमिहीनों को बसाने का काम वामपंथियों ने किया है। कर्मचारियों के हित में, शिक्षकों के हित में, छात्रों के हित में, नौजवानों के हित में, दलितों के हित में, अकलियतों के हित में हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है। और फिर जब एक बार पुनः देश के नौजवानों पर हमला हो रहा है,
देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वामपंथी दल पूरे देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कहता है हम भविष्य उनको सजा रहे हैं। कौन सी के भविष्य? पिछले 2 साल से आपने कोई बहाली नहीं किया, कोरोना का बहाना बनाया। लाखों लोगों की भीड़ आप जुटा रहे थे रैलियों में, उस समय कोरोना नहीं था, लेकिन सेना में भर्ती के लिए आपने कोरोना का बहाना बनाया। 2 साल से आपने बहाली नहीं की। वह नौजवान जो पूरी तरह से क्वालिफाई किया, मेडिकल में भी किया, फिटनेस में भी किया, दौड़ में भी किया, रिटेन में भी किया, और उनका नाम जो है सो बाज़ाब्ते सूचीबद्ध हो गया। अब सिर्फ उनको लेटर मिलना था, ज्वाइनिंग लेटर। इंतजार में लोग थे, उनके घरों में मिठाइयां बांटी गई जिस दिन वो क्वालिफाई किया। लेकिन आज बता दिया गया कि सब कुछ कैंसिल, अब सबको अग्निवीर बनना पड़ेगा। उन नौजवानों के भविष्य के साथ क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। अब जो अग्निपथ स्कीम आई है, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि सेना में जो हमारे देश के बच्चे हैं वो सेना में जाएं? सेना में जाएं, सेना में जाना हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन यह किस तरह का सेना है? ये अनुबंध पर बहाल 21,000 रुपया में। भाई साहब, हमारे बिहार में होमगार्ड को जितना पैसा दिया जाता है, उस होमगार्ड से भी कम 776 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से होमगार्ड को मिलता है। जोड़ दीजिए तो 24,000 रुपया से ज्यादा उसको महीना में मिल रहा है। और एक आर्मी को, एक नेवी को, एक एयरफोर्स को महज 21,000 रुपया में काम करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हम बाद में 11 लाख कुछ देंगे, 30% वेतन में से कटौती होगी, और इसी पैसे को लेकर और 5 लाख रुपए सरकार देगी और 11 लाख कुछ रुपया रिटायरमेंट के बाद देगी। रिटायरमेंट के बाद इनको नो कैंटीन, नो मेडिकल, कोई सुविधा नहीं, नो पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, अब नो रैंक नो पेंशन। सभी लोग तो आश्वासन दे रहे हैं कि जब वहां से सेना में से निकल कर आएंगे तो उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। कौन नौकरी करेगा? ये एटीएम में जाके गार्ड का काम, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके यहाँ गेटकी का काम, बैंक में गार्ड का काम, ये कौन काम करेंगे? क्या वो अपने को सम्मानित महसूस करेंगे कि हम 4 साल की नौकरी किए और हम गार्ड की नौकरी कर रहे हैं एटीएम में? बल्कि जिन नौजवानों की शादी होगी उनकी पत्नी उनको तलाक दे देगी। हालात यह उत्पन्न हो जाएगा। जो नौजवान 4 साल ट्रेनिंग लेगा और बाद में उसको बेरोजगारी झेलना पड़ेगा, वह नौजवान अपराध के रास्ते आगे बढ़ेगा। देश टूटेगा, समाज टूटेगा और देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर खतरा पैदा होगा। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार सब कुछ ठेके के हवाले कर देना चाहती है। ये ठेकेदारों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये अलोकतांत्रिक सरकार है। आप जब ये योजना ला रहे थे, आपने विद्यार्थियों से पूछा, आपने नौजवानों से पूछा, आपने पार्लियामेंट में बहस करवाया, आपने विपक्षी दलों से पूछा, किससे पूछा? आप मनमानी तरीके से आप मुल्क चलाना चाहते हैं। आपने पहले मुसलमानों को टारगेट किया, तब किसानों को टारगेट किया और अब जवानों को आप टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी, यह मुल्क बहुत बड़ा है। यह मुल्क महात्मा गांधी का मुल्क है, भगत सिंह का मुल्क है, अशफाकुल्ला का मुल्क है। यह मुल्क बर्दाश्त बहुत दिन तक नहीं करता है। जब देश का जवान जग जाएगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। सत्ता के अहंग में तुम देश के नौजवानों को, देश के किसानों को अमन चैन छीनना चाहते हो, उसे कुचलना चाहते हो। ये बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप ट्रेन में आग मत लगाओ, किसी के घर आग मत लगाओ, किसी के ऊपर हमले मत करो। चूंकि तुम उपद्रवी नहीं हो, तुम आतंकवादी नहीं हो, तुम भारत मां के संतान हो। तुम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करो। लाखों के लोग प्रधानमंत्री के आवास को घेर लो, लाखों नौजवान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास को घेर लो और कहो कि हमें जेल दो या हमें रोजगार दो। इस नारों के साथ आगे बढ़ो। यह देश के लिए दुर्भाग्य है कि यहां सेना प्रमुख धमका रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री धमका रहे हैं, गृह मंत्री धमका रहे हैं। गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई के चेयरमैन, रक्षा मंत्री का बेटा बनेगा विधायक,
नौजवान आर्मी में कौन जाता है? गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा। उससे जाके पूछो क्या होता है आर्मी में जाने का दर्द, उससे जाके पूछो क्या होता है देशभक्ति का जज्बा। हम सेना में जाते हैं एक जज्बा के साथ, जब शहादत देते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, छाती 56 इंच का हो जाता है कि मेरा बेटा देश के नाम पर शहादत दिया है। लेकिन तुम किस सेना में भर्ती कर रहे हो? ये 4 साल का अनुबंध, 4 साल का अनुबंध, इससे क्या होने वाला है? इन नौजवानों को तुम बर्बाद कर रहे हो। इन नौजवानों के भविष्य के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। जो लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखने वाला लोग है, वह कतई इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब तो सड़क पर नौजवान आ रहे हैं, सिर्फ अक्सर आप ही लोग नजर आते दिखते हैं। खास कर वामपंथी के जो नेता हैं वो सड़क पर रहते हैं, छात्र ही सड़क पर नहीं आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें कि ना सिर्फ बिहार, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जहां सबसे ज्यादा नौजवान आर्मी में जाते हैं, वहां के नौजवान, अभी सिंध जिला में एक नौजवान ने आत्महत्या कर लिया, पंजाब का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, हिमाचल का नौजवान, केरल का नौजवान सड़क पर है बड़े पैमाने पर। लेकिन जिस दिन से धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, आपके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, आपने फेसबुक पर कहा कि ये अग्निपथ योजना गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, आपके ऊपर मुकदमा हो गया। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है। ये हिटलर के रास्ते सरकार चल रही है और इस आंदोलन को कुचल देना चाहती है, हमारी आवाज को दबा देना चाहती है। वामपंथी पार्टी हमेशा से अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर रहा है, हमेशा से लोकतांत्रिक आंदोलन के पक्षधर रहा है। हम आगे आने वाले दिनों में भी कहते हैं कि हम कृषि कानून के खिलाफ लगातार 1 वर्ष तक संघर्ष किया, 700 किसानों ने शहादत दी और सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर किया। हम इस अग्निपथ योजना के खिलाफ भी संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों को कहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को तेज करो, आगे बढ़ाओ और इस सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर। बड़ी संख्या में जो है लोग इस अग्निपथ का समर्थन भी कर रहे हैं। ये समर्थन करने वाले लोग जो हैं वह एक पार्टी के समर्थक हैं, एक पार्टी के समर्थक हैं, एक धर्म के शिकार हैं, इसलिए वो उसके पक्ष में खड़े हैं, या फिर उन्हें मालूम नहीं है कि इसका परिणाम क्या होने वाले हैं। वो अबोध हैं, वो नासमझ हैं, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। सांसद रवि किशन की बेटी भी कही है कि हम भी सेना में अब जाना चाहते हैं। अरे रवि किशन की बेटी कहे, वो फिल्म में काम करने वाले लोग देश को क्या जाने, समाज को क्या जाने। वो संगीत और कला की बात करे ना, वो सेना की बात क्यों कर रही है मुझे पता नहीं। रवि किशन कब से हो गए देश के कर्णधार? ये एक तो परिभाषा बदल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। अभी हार्दिक पटेल को देशद्रोह कहा गया, जब बीजेपी में आ गया तो देशभक्त हो गया। रामकृपाल यादव को अपराधी कहा जाता था, बीजेपी में आ गया तो हरिश्चंद्र का औलाद हो गया। ये क्या चल रहा है मुल्क में? तुम विरोध में हो तो देशद्रोह हो, और जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो देश के महान भक्त हो गए। ये वही लोग हैं जो माफी मांग के वीर हो गए। इसलिए आज किस गद्दार को भक्त कह देंगे और किस भक्त को गद्दार कह देंगे, ये तो प्रमाण पत्र बांटने वाले हैं ना। ये प्रमाण पत्र बांटते हैं कि कौन भक्त है और कौन गद्दार है। लेकिन हिंदुस्तान और दुनिया के लोग इस आरएसएस और संघ परिवार के लोगों को अच्छी तरह जानता है कि इनके अंदर कितनी देशभक्ति है। इन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ गद्दारी किया, इन्होंने तिरंगे को जलाया, इन्होंने संविधान को जलाया। ये लोग देश को तबाह और बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं, भारत के संविधान में विश्वास नहीं, गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास नहीं, इंसानियत में विश्वास नहीं। ये लोग हिटलर को मानने वाले लोग हैं। कई सारे छात्र जो है आर्मी के वो आत्महत्या कर लिए हैं और जो है लगातार अब छात्र सड़क पर उतरने से डर रहे हैं। तो इसमें क्या अब जो वामपंथी के नेता हैं, अब क्या इन लोगों की रणनीति होने वाली है और जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देना? आत्महत्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है, लेकिन यह मत भूले कि वो डरा रहे हैं तो लोग डर जाएंगे।
देश के अंदर नए तरीके से लोग संगठित होंगे, नौजवान संगठित होगा, विद्यार्थी संगठित होगा, देश के कर्णधार संगठित होगा और महात्मा गांधी के रास्ते, अहिंसा के रास्ते हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरेगा, संसद का घेराव करेगा, प्रधानमंत्री का घेराव करेगा, मुख्यमंत्री का घेराव करेगा और इस काला योजना को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। ये कई सारे लोग जो है ये भी कह रहे हैं जब 4 साल के बाद वापस सेना से जो छात्र आएंगे, जो आर्मी वापस आएंगे सेना से लौटकर, या तो वो मानव बम बन जाएंगे। और इस पर एक और प्रतिक्रिया एक बिजनेसमैन की आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो डिसिप्लिन सीख कर वापस आएंगे। देखिए, डिसिप्लिन बहुत तरीके से सिखाए जाते हैं, बहुत परिवार में भी डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, सैनिक स्कूल में भी डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, अन्य कई संस्थान हैं जहां डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4 वर्ष में काफी डिसिप्लिन सीख लेंगे और बाकी लोग डिसिप्लिन नहीं है। सवाल डिसिप्लिन का नहीं है, सवाल उनके भविष्य का है कि 4 साल के बाद क्या होगा। ये महज 11 लाख रुपए से क्या होने वाले हैं? देश के अंदर जो महंगाई है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, क्या उस आवश्यकता की पूर्ति 11 लाख में हो जाएगी? आज जिस षड्यंत्र, जिस साजिश के तहत हमारी तमाम सुविधाओं को काटा जा रहा है, अब जो सेना में है उनको 90 दिन की छुट्टी है, इनको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उनका जो बैच है वो अलग बैच रहेगा, अग्निवीरों का अलग बैच रहेगा। ये रिटायर होंगे, इनको कोई कैंटीन और मेडिकल की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये कहते हैं यह सेना और अग्निवीर में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। कैसे सेना में तुम बहाल कर रहे हो? कैसे तुम इसको सेना कह रहे हो? तुम अंबानी के लिए सेना तैयार कर रहे हो, अदानी के लिए सेना तैयार कर रहे हो, पूंजीपतियों के लिए सेना तैयार कर रहे हो और फिर आरएसएस के लिए सेना तैयार कर रहे हो। हमें यह मंजूर नहीं, हम इसका मुखालफत करते हैं और हम नौजवानों से आग्रह करते हैं कि कानून को हाथ में ना ले, अमन चैन के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें और सरकार को मजबूर करें इस योजना को वापस लेने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ अग्निपथ पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी भाजपा नेता प्रमोद प्रभाकर जी मौजूद थे। सड़क पर लगातार छात्र उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब से तीनों सेना के प्रमुखों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके बाद जो है छात्र डर गए हैं और सड़क पर नहीं आ रहे हैं। उनका ये संदेश जो है अब छात्रों के दिल में ऐसा लग रहा है कि डर बन गया। हालांकि अब इस पर और भी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। कई सारे हम नेताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर सबकी अपनी अपनी क्या राय है और आपकी क्या राय है अग्निपथ को लेकर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए मधेपुरा संचार।